हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी विथ योगेश यूट्यूब चैनल पे। और आज हम विज्ञान के 10वें अध्याय गति एवं दूरियों के मापन का अध्ययन करेंगे। आखिर ये गति क्या है, पहले इसको समझते हैं। गति एवं उनकी दूरियों के बारे में समझते हैं। आखिर गति है क्या? गति मतलब स्थिति में होने वाला परिवर्तन। मतलब जैसे आप पहले यहाँ हैं, फिर आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ ना, इसी को गति कहते हैं। अब दूरियों का मापन, आखिर हमें ये जानने की कोशिश की कि जो इन्होंने चला है ये कितनी दूरी पे है, तो इनका जो मापन होगा इसको हम उसकी दूरियों का मापन कहेंगे। और इस पूरे अध्याय में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसमें जो मेन फोकस टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं जल्दी जल्दी। तो पहले देखते हैं यातायात की कहानी। फिर यातायात की क्या कहानी है, हम कहाँ से शुरू किए और कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो क्या था कि पहले प्राचीन लोगों के पास कुछ नहीं था, वो पैदल चलते थे। पैदल के बाद फिर उन्होंने जानवरों का उपयोग किया, जानवरों से चले, जानवरों पे बैठ के। फिर इसके बाद उनके दिमाग में आया, क्या पता नहीं कैसे, उन्होंने एक पहिया बना लिया। अब पहिया बनाने के बाद क्या हुआ, फिर उनके चलने में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया, बहुत तेज़ी से उन्होंने आविष्कार किए। फिर इसके बाद उन्होंने साइकिल बनाई, साइकिल से मोटरसाइकिल बनाई, मोटरसाइकिल से कार बनाए, कार से ट्रक बनाए, बस बनाए, रेलगाड़ियाँ बनाई। अब आप आज देख ही रहे हैं, आज तो यातायात इतना तेज़ हो गया कि वो हवा में चल रहे हैं। वायुयान है, एरोप्लेन है, ट्रेन, फिर इसके बाद आपका अंतरिक्षयान है। मतलब हमारी ये कहानी है, पहले हमने पैदल शुरू किया था और आज हम अंतरिक्षयान जैसे तेज़ चलने वाले चीज़ों से भी चल रहे हैं। तो ये टॉपिक, ये जो पहला पैराग्राफ है हमारे, इसमें यही बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं क्या है। यह डेस्क कितना चौड़ा है, इसके बारे में बोला है। उससे पहले क्वेश्चन दिया है, लोग ये कैसे पता लगाते थे कि वो कितना दूर चल लिए हैं। आखिर हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि हम पता लगाने की हम कितना दूर चले हैं। इसके बारे में पहले हम प्रारंभिक में दिया है डेस्क से, उसके मापन की विधि। पहले हम छोटी चीज़ों से कैसे नापते हैं। दूर चलने का तो ज़्यादा हो जाएगा, हम इतना इतना दूर चल लिए, इतना मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। पहले देखते हैं हम छोटी चीज़ों को कैसे मापने लगे हैं। जैसे यहाँ पे एक डेस्क दिया है, डेस्क मापने के लिए बच्चों के पास गिल्ली डंडा था। गिल्ली डंडा से उन्होंने जब इसे नापा तो दो डंडे और 2 गिल्लियों से ये डेस्क था। तो उन्होंने आधा आधा बंटवारा करके बैठने में उन्हें आसानी हो गई। 2 बच्चे थे एक डेस्क पे बैठने के लिए। अब वो गिल्ली डंडा गायब हो जाती है, तो फिर उनके पास दूसरी गिल्ली डंडा आती है, तो उससे उन्हें वो, क्योंकि वो दूसरे माप की थी, तो इससे 2 डंडे और 1 गिल्ली, फिर इन्हें मापने में समस्या होती है। फिर वो आधे बेंच का बंटवारा करे तो करे कैसे, जिससे उन्हें क्लियर कट मिल जाए, हमें इतने में बैठना है, इतना तुम्हारा और इतना मेरा। तो फिर क्या है, फिर उनके उनके सर ने उन्हें सुझाव दिया, उनके टीचर ने, आप धागे से नापो। फिर धागे से कैसे नापते हैं, धागे से नापने की विधि ज़्यादा अच्छी थी। आखिर धागे से उन्होंने कैसे नापा, पहले एक आप धागा ले लीजिए, धागा से पहले एक इधर निशान बना लीजिए जहाँ से आपको नापना है, फिर जहाँ तक है उसे नाप लिया। नापने के बाद फिर वहाँ भी निशान मार दिया। फिर अब क्या करेंगे, अब ये धागा है पूरा, अब इसको आधे पे से ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको हटा के। जब यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये इसकी आधी दूरी आ जाएगी, इसको आधा आधा यहाँ से बंटवारा कर लेंगे, तो धागे से नाप सकते हैं। जैसे डोरी की लंबाई से डिस्क की लंबाई का मापन दिया है। तो आगे हम देखते हैं कि ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरी मापने की आवश्यकता होती है। आखिर हम मापेंगे क्यों, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारा घर कितना कितना चौड़ाई में बना है, कितना लंबाई में बना है, कितना ऊंचा है, हमारी मेज़ कितनी चौड़ी है। दर्जी जब कपड़ा नापता है तब लंबाई की ज़रूरत पड़ती है। कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त तो देखता है कितना बड़ा हमें कपड़ा बनाना है। बढ़ई अलमारी के लिए, कुर्सी के लिए, मेज़ के लिए जो बनाएगा। फिर जो किसान है वो खेत को देखते हो, आखिर उनका खेत कितना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। हम लंबाई मापेंगे तभी पता चलेगा कि हमें कहीं जाना है तो हमें उतने दूर जाने के लिए कैसे वाहनों का उपयोग करना पड़ेगा। तो कुछ मापन की कुछ विधियां हैं जो आगे हमें चैप्टर में अध्ययन करना है। जैसे क्रियाकलाप है, आप इस क्रियाकलाप में समूह बने एक एक करके अपने पैर की लंबाई अथवा एक लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा की कमरों तथा चौड़ाई मापनी। अपनी कक्षा मतलब आपको अपने पैर की लंबाई, जो अब हम चलते हैं तो उसके पैर की लंबाई से हमें
मापना है कि आखिर हमारी कक्षा कितना लंबा व कितना चौड़ा है। ये भी एक मापन की आसान विधि है बिना किसी वस्तु का उपयोग किए हुए, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। हम माप तो लेंगे लेकिन सभी के पैरों की लंबाई व चौड़ाई अलग होती है, लेकिन फिर भी एक सामान्य तरीके से माप सकते हैं। जैसे हम अपने बालिस्तों से, एक कलाई से जब चौड़ा करके नापते हैं तो इन बालिस्तों से नाप सकते हैं कि आखिर चीज़ें कितनी लंबी है। छोटी जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुई, तख्त हुआ, कुछ भी नापने के लिए तो हम इसे देख सकते हैं कि आखिर कितना लंबा या चौड़ा है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगा, इसमें यही बात है क्योंकि सभी की पैरों की लंबाई व चौड़ाई, हाथों की लंबाई और चौड़ाई बालिस्तों की सबकी अपनी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन फिर भी एक कॉमन अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्रियाकलाप 2 में ये था। अब हम आगे देखते हैं, ये अब ध्यान से समझिए इसको। अब हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। आखिर मापन क्या है? जैसे कोई अज्ञात राशि है, आखिर जो भी टेबल है, आखिर उसकी राशि हमें नहीं ज्ञात है, वो कितना लंबा है कितना चौड़ा है। जब किसी चीज़ से उसकी हम तुलना कर देते हैं, आखिर जैसे अपने हाथ से या अपने पैर से तुलना कर दिए, ये 2 फुट मतलब 2 गज दूरी का है, 3 बालिस्त का है, तो हमने उसकी एक तुलना कर दी, तो ये मापन हो गया। और अब इस अज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। और जो हमने वो 2 गज दूरी, फिर 2 बालिस्त, 4 बालिस्त वो निकाल लिए, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। आप शायद आपको समझ आ गया होगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा फिर से। जब हम मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि, जिसकी हमें राशि ज्ञात नहीं है, कि उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना, इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, एक भाग संख्या और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक। जैसे मैंने बताया कि जैसे आपका 4 गज आपने माप लिया 4, अब इसमें 2 भाग है, एक 4 है और एक गज है। अब एक भाग ये हो गया 4 और एक ये गज, तो इसका मात्रक जो है ये गज हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इसमें समझाया गया है और इन्हीं तरीकों को आगे से विस्तार से। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है, पैर की लंबाई एक मात्रक है, जैसा कि जिसे मापन के लिए चुना गया है, जिससे ये हम समझ लेंगे, अनुमान लगा लेंगे आखिर कमरे की लंबाई कितनी होगी। इसी प्रकार से बालिस्तों से भी माप सकते हैं। आप अपने बालिस्तों या पैरों की लंबाई का मात्रक के भांति उपयोग करके किए गए माप को किसी व्यक्ति को बताते हैं तो वह नहीं समझ पाते कि लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिस्त अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। आखिर हम जब वो बताएंगे किसी को, आखिर ये 20 गज दूरी पे है, 40 बालिस्त पे है, तो वो क्लियर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके पैरों की लंबाई, हमारे हाथों की लंबाई उन्हें नहीं पता कि वो कितना लंबा है, क्योंकि सबका अलग अलग और भिन्न भिन्न होता है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापने के लिए कुछ ऐसे मात्रकों का आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। आखिर एक ऐसे मात्रक का उपयोग करें जो सभी के लिए समान हो, जिससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था प्राचीन समय में, लेकिन आधुनिक विधि में सब चेंज हो गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग अवश्य बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया करते होंगे, क्योंकि यह खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितियाँ रचनाओं देखने में प्रमाणित होती हैं। जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, वो उनके पास एक जरूरी अच्छा मापन का उपयोग होगा, क्योंकि उनके द्वारा जो अभी तक प्रमाण मिले हैं, जो बहुत शुद्ध तरीके से रचनाएँ बनाते थे। कोहनी से अंगुली तक के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, हम अपने कोहनी से हाथ, जो उंगली का यहाँ बीच वाला होता है, वहाँ से लेकर दूरी को एक हाथ दूरी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। जैसे हम सुनते होंगे, एक हाथ की रस्सी, 2 हाथ की रस्सी। लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग होता था, जिसे संसार के अन्य भागों में मान्यता प्राप्त थी। ये हाथ का उपयोग मिस्र के लोग करते थे, जो कि संसार के विभिन्न भागों में भी उपयोग होता था। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न हुआ करती थी। जैसे लोग क्या करते थे, इसमें लोग 1 गज कपड़ा फैलाकर बाँह से सिरे तक के अपने ठोड़ी तक मापते थे,
रोमवासी अपने पग अथवा कदमों की लंबाई मापते थे तो 1 फुट होता था। अपने यहाँ क्या था, लोग 1 गज कपड़ा फैली बाँह के सिरे से अपने ठोड़ी तक नापते थे। मतलब अपने उंगली से लेके अपने जो ठोड़ी होता है वहाँ तक की दूरी को मापते थे, 1 फुट बोलते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई मापने के लिए अंगुली एवं मुट्ठी का उपयोग होता था। ये उपयोग पहले होता था प्राचीन, आज चेंज हो गया। और आज के बाद अब देखते हैं नई विधि क्या आई और कैसे आई। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आमापों से थोड़ी भिन्न हो सकती है, क्योंकि हम शरीर से मापेंगे, हाथ से नापेंगे, बालिस्तों से नापेंगे तो थोड़ी भिन्नता आती है। सब शरीर की लंबाई व चौड़ाई भिन्न होती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन का एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। तो फ्रांसीसियों ने 1790 में मापन प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। जैसे एसआई मात्रक, एसआई का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल, जिससे समझ आ रहा है कि जिससे हम कहीं विश्व में कहीं भी जाएं तो हमें ये ना बताया जाए कि ये कितनी हमारे दूरियों में अंतर ना आए, हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। अगर हम जैसे उसमें कन्फ्यूजन होता था 1 बालिश 2 बालिश, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता था कि आखिर उसका हाथ कितना बड़ा है और मेरा हाथ से कितना बड़ा होगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्लियर रहेगा, ये एक मात्रक रहेगा जिससे जो पूरे विश्व में एक जैसा रहेगा, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। हम आगे देखते हैं। जैसे ये क्या है, मीटर पैमाने पर 15 सेंटीमीटर का पैमाना है, ये जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो पैमाना है जिससे हम सेंटीमीटर में देखते हैं। चित्र 6.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है, जो कि हम नॉर्मली हम यूज करते हैं। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। और यही बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं। जैसे आगे देखते हैं कि इसी प्रकार 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। हम इसको समझने की आपको बहुत अच्छी विधि बताते हैं। लंबाई की दूरियां मापने के लिए 1 मीटर सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जैसे किलोमीटर है। जैसे मीटर क्या है, मीटर एक छोटा मात्रक है। हम डेस्क, टेबल, छोटी दूरियों को माप सकते हैं। लेकिन अगर लंबी दूरी मापना हो, अगर आपको लखनऊ से दिल्ली मापना हो, लखनऊ से मुंबई मापना हो, तो हमें इसमें प्रॉब्लम होगी। हम मीटर बहुत ज़्यादा आंकड़ा चला जाएगा, इसलिए 1 किलोमीटर रखते हैं, जिसमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब आइए हम देखते हैं आखिर ये कार्य कैसे करता है, कैसे इसे करते हैं। जैसे ये जैसे 1 मीटर में कितना मिलीमीटर हो सकता है, कितना सेंटीमीटर हो सकता है, इसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 1 मिलीमीटर, ये जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये इनके नाम हो गए। तो अब अगर हमें देखना है कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो हम यहाँ से जितना आगे जाएंगे उतना उसमें 10 का गुणा करते चले जाएंगे। जैसे 1 मिलीमीटर में यहाँ 10, फिर यहाँ 10 × 10 100, फिर × 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर देखेंगे तो हम यहीं से बस यहाँ से काउंट करेंगे, तो पहले 10, देन 10 इंटू करेंगे तो कितना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसी तरह हम किलोमीटर का देखना चाहें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10 × 10 देन × 10 कितना, 10 में 10 का 100, फिर 10 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम आगे देखते हैं। लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप फिर कैसे करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ का काम
काम में लेते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष को घेर अथवा सीने की वृक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक है। जैसे फीता क्या है, फीता उसको हम किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। आप कपड़ा सिलाने जाएंगे तो वो लोग जैसे माप लेते हैं वो फीता रहता है और वो कपड़े जैसा रहता है, मतलब उसे किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। तो उससे हम पेड़ की चौड़ाई मोटाई उसे आसानी से माप सकते हैं। और जो ये पैमाना है ये सीधा रहता है, ये उसमें मापने के लिए सुविधाजनक नहीं होगा, जिससे एक शुद्ध माप नहीं निकल पाएगा। तो आगे हम देखते हैं। आगे उम्मीद है कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको कोई भी पैमाना, मतलब कोई भी दूरी ज्ञात करने में, कोई कन्वर्ट करने में, 1 मीटर में कितना मीटर, एक किलोमीटर में कितना मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे चित्र से 10.7 में दिखाया गया अनुसार पैमाने की वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। जैसे इधर चित्र में दिखाया गया है, हमें जिस चीज़ की लंबाई मापनी है उसे पहले पैमाने को एकदम सीधा रखना चाहिए, जैसे इसे तिरछा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो शुद्ध गिनती नहीं मिलेगी। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों को शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक माप लेने से बचिए। आप पैमाने के कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर से काम ले सकते हैं, जैसे चित्र आगे दर्शाया गया है। तो तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 10.8 में इसे चित्र के पाठ्यांक 1.0 से सेंटीमीटर तथा दूसरे पाठ्यांक 14.3 से सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई 14.3 सेंटीमीटर है, उसमें से एक सेंटीमीटर घटाएंगे तो हमें सही जो निकलना चाहिए आंकड़ा वो निकल आएगा। जैसे हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये यहाँ से टूटा है तो ये शुद्ध नहीं निकलेगा, तो इसके लिए हम यहाँ से नापेंगे और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो जितना से हम मापेंगे उतना आगे से माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध परिमाप निकल जाएगा। माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा चित्र 10.9 में दर्शाए गए अनुसार आँख की स्थिति जिस बिंदु की माप ली जानी चाहिए उसके ठीक सामने होनी चाहिए। हमारी आँख की स्थिति भी उसके मापने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हमें तिरछा नहीं देखना चाहिए, हमें जहाँ से माप लेनी है एकदम सीधा देखना चाहिए। क्रियाकलाप 3 इसमें कुछ खास नहीं है, तो आगे की देखते हैं क्या है। किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापना। आखिर कोई चीज़ कर्व्ड है, अगर मुड़ी हुई है, वक्र है, तो उसका मापन हम कैसे करेंगे? इसके लिए किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते, क्योंकि वो जब टेढ़ी मेढ़ी है तो हमें मापने में समस्या होगी। वक्र रेखा के लिए लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं, या जो फीता था उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे? किसी वक्र AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु A पर रखिए। जैसे इसे हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, पढ़ने में नहीं समझ आएगा। जैसे ये वक्र है, ऐसे ऐसे मुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, धागा गांठ बांधेंगे और यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी मापेंगे, फिर यहाँ पे अपने हाथों से पकड़ेंगे, फिर यहाँ से पकड़ के यहाँ तक की दूरी माप लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लेंगे। तो फिर इसके बाद हमें शुद्ध परिमाप निकल जाएगा। और अन्यथा हम पैमाने से मापने की कोशिश करेंगे तो ये शुद्ध नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल होगी फिर। तो इसी तरह हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुओं को, इसमें आगे कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है। जो कोर पॉइंट है, जो बहुत मतलब जो समझने लायक चीज़ है, उसे मैं बता रहा हूँ। गति के प्रकार। पहले हम बताते हैं गति क्या है। जैसे मैंने चैप्टर में पहले ही बताया था, गति क्या है। गति मतलब किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन। कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो उसे गति कहते हैं। अब गति के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे हम आगे देखते हैं। गति के जैसे वस्तुओं के सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, तो इस प्रकार की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे इन सभी
एग्जाम्पल में दिखाया गया जैसे ये कार चल रही है, रोड के सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। हम पैदल चल रहे हैं, ये जो आर्मी वाले चल रहे हैं सरल रेखा के अनुदिश चल रहे हैं। कार चल रही है, बाइक चल रही है। हम किसी चीज़ का मतलब जो सरल रेखा में चीज़ें उसके अनुसार चलें, जो चीज़ें सरल रेखा के अनुसार चलें उसे सरल रेखी गति कहते हैं। अब दूसरा क्या है, इस गति को वर्तुल गति। अब दूसरी गति क्या है, वर्तुल गति। इसे भी ध्यान से समझिए। मैं आपको बस जो जो चीज़ें हैं उसे एग्जाम्पल सहित बता दे रहा हूँ, आप समझने पे ज़्यादा फोकस करें। वर्तुल गति करती हुई वस्तुएं, जैसे वृत्तीय पथ के अनुदिश गति, मतलब कि जो कोई भी गति है जो वृत्तीय गति मतलब इस प्रकार से गति करती हो उसका अनुदिश वो, तो उसे वृत्तीय या वर्तुल गति कहते हैं। चीज़ें जैसे पंखा हुआ, पंखा क्या कर रहा है, ये इसके अनुसार घूम रहा है, यहाँ पे है फिर ये ऐसे से घूम रहा है, ये वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है, जैसे वर्तुल गति कहेंगे। जैसे ये यहाँ पे बैल इसे घुमा रहा है पानी निकालने के लिए, तो ये भी एक वर्तुल गति है। ध्यान से, वर्तुल गति मतलब वृत्तीय पथ के अनुदिश गति, गति में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, वर्तुल गति कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं आवर्ती गति। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा आवर्ती गति है। आवर्ती मतलब कुछ समय, मतलब कोई भी चीज़ अपने जो स्थिति पहले जा रही है फिर उसी स्थिति में वापस कुछ समय बाद अपनी गति दोहराती रहती है। जो जैसे वो गति जो अपनी स्थिति बार बार दोहराती रहती है उसे क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे इधर आप देख सकते हैं झूले पे इधर इसे ठेल रहा है, तो फिर इसके बाद इधर जा रही है, फिर ये वापस उसी स्थिति में आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर उसी स्थिति में आ रही है, इसे आवर्ती गति कहते हैं। मतलब उसी आवर्त में बार बार आना जाना, तो इसे कहा कहेंगे आवर्ती गति कहेंगे। जैसे आगे क्या है, अब डोरी को अपने हाथ में थामिए और पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। आप एक डोरी लीजिए, उसमें एक पत्थर बांधिए। यदि यह एक लोलक है, यह एक लोलक मतलब पेंडुलम है। जैसे पेंडुलम मतलब क्या, इधर बांध दिए, अब ये ऐसे ऐसे जो घूमता रहता है जैसे इधर घड़ी में दिखाया गया है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। वृक्ष की शाखाएं उधर उधर लहराना, झूलना, झूलते बच्चों की गति, सितार की डोरियां गति, बजते समय ढोलों की झिल्ली की आवर्ती गति का उदाहरण है। इसे वस्तु के निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। मतलब वही बताया मैंने, आवर्ती गति मतलब क्या, कुछ समय बाद अपनी गति को वो दोहराती रहती है, तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। अपने उसी आवर्त में वापस आती रहती है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल दिए, जैसे ये पेंडुलम वाली घड़ी, फिर ये गिटार, ये भी इसके तार ऊपर नीचे होके फिर उसी स्थिति में आते रहते हैं। जैसे ये घंटी है, ये घंटी बजाएंगे तो फिर ऐसे करके फिर उसी स्थिति में आती रहती है। इसी प्रकार ये सब इसके आवर्ती गति के उदाहरण है। फिर आगे क्या है, क्या आपने फर्श पर लुढ़कती हुई किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया? यदि गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। सरल रेखी गति तो कर ही रही है वो गेंद, लेकिन वो घूर्णन गति कर रही है। घूर्णन मतलब वो घूम रही है, वो अपने अक्ष पे ही घूम रही है, अपने अक्ष के समान ही घूम रही है। पहली बात तो एक जो यहाँ से इधर चल रही है, सरल रेखा में जो चल रही है गेंद, वह हो गई उसकी सरल रेखी गति। और अब जो वो बॉल खुद में ऐसे मतलब खुद में जो ऐसे घूम रही है, वो उसकी घूर्णन गति हो गई। घूर्णन गति मतलब जो किसी वस्तु को अपने अक्ष के चारों ओर गति करना। घूर्णन गति का मतलब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो हमने अभी 4 गतियाँ पढ़ी, 4 प्रकार की गतियाँ पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ी हैं? सरल रेखी गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति। इसे ध्यान से समझ लेना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आइए हम इसके प्रमुख शब्द को वापस दोहरा लेते हैं। वर्तुल गति। वर्तुल गति मतलब वृत्तीय पथ के अनुदिश जो परिवर्तन होता है उसे वर्तुल गति कहते हैं। दूरी
किसी जो कितना मतलब मापन के लिए जितना हमारे द्वारा गति की गई है वो दूरी जो होती है उसे दूरी कहते हैं मापन। आखिर मापन क्या है? किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। जो अज्ञात राशि है, आखिर टेबल कितना लंबा चौड़ा है उसकी राशि हमें ज्ञात नहीं है, इसको जब हम राशि ज्ञात करेंगे तो उसका वो मापन हो जाएगा। जैसे वो टेबल 3 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, ज्ञात राशि से तुलना कर दी हमने तो वो मापन हो गया। अब गति क्या है? गति मतलब किसी वस्तु की स्थिति में दिखाई देने वाला परिवर्तन। जैसे वस्तु यहाँ है, यहाँ पहुँच गया तो स्थिति में परिवर्तन हुआ तो इसे गति कहेंगे। आवर्ती गति। आवर्ती गति मतलब कुछ समय बाद अपनी गति को दोहराती, जो गति दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। सरल रेखी गति। सरल रेखा के अनुदिश होने वाले परिवर्तन जो होता है उसे सरल रेखी गति कहते हैं। एसआई मात्रक। एसआई मतलब जो सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक, जो मात्रक होता है, मतलब ये पूरे विश्व के लिए एक ऐसा मात्रक जो हम विश्व में कहीं भी जाएंगे तो ये जो मात्रक है वो हर जगह मान्य रहेगा। मापन के मात्रक। मापन के मात्रक जैसे लंबाई के मापन के लिए मापन के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन एसआई मात्रक क्या है? मीटर। इसी प्रकार हर चीज़ का अलग अलग मात्रक होता है। जैसे टेम्परेचर का फिर क्या हो गया? केल्विन हो गया। इस प्रकार के मापन के मात्रक होगा। सॉरी, मापन का पूछा है तो मापन का मात्रक तो आपका ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो हम ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम अब इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जैसे मैंने ऊपर बताया मिली, सेंटी, डेसीमीटर, मतलब 1 मीटर में हम इंटू करेंगे कितना? 100 मैंने 10, फिर इसके बाद इसमें 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो 1 मीटर में कितना? तो 1 मीटर में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000। तो 5 किलोमीटर में 5000। झूले पर किसी बच्चों की गति क्या होती है? आवर्ती गति होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है? आवर्ती गति होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति क्या होती है? तो इसे ध्यान से समझिए, जो साइकिल होती है उसके पहिए की गति क्या होती है? उसकी वर्तुल गति होती है, क्योंकि वो बार बार उसी वृत्त में गति कर रहा है। लेकिन जो साइकिल है पूरा गति कर रहा है वो सरल रेखी गति है, क्योंकि वो आगे बढ़ रही है। तो पहिया क्या कर रहा है? वर्तुल गति कर रहा है, और जो साइकिल है वो क्या कर रही है? वो सरल रेखी गति कर रही है। तो हमारे चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो अगर ये समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।